बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है जिसमें बायोमॉलिक्यूल जैव अणु सम्मिलित है उससे संबंधित हम एमसीक्यू टाइप के यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है सुक्रोज। सुक्रोज ये क्या है? मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड? तो सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस ये तीन प्रमुख डाइसेक्राइड हैं। बहुत सारे डाइसेक्राइड हैं लेकिन इन तीन की जानकारी आपको होनी चाहिए। सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस ये डाइसेक्राइड है। तो सुक्रोज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो आपका आंसर होगा डाइसेकेराइड। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेल्यूलोज को लेकर है। सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन ये तीन प्रमुख पॉलीसेकेराइड हैं। सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो सेल्यूलोज को लेकर क्वेश्चन है तो ये है एक पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। तीसरा क्वेश्चन, यौगिकों का कौन सा युग्म टालेन अभिकर्मक के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है? तो टालेन अभिकर्मक और फेहलिंग अभिकर्मक इन दोनों को सभी मोनोसेकेराइड और सुक्रोज को छोड़कर अन्य जो डाइसेकेराइड हैं वो अपचयित कर देते हैं। तो सुक्रोज टालेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है, न ही फेहलिंग विलयन को अपचयित करता है, लेकिन सभी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड जैसे माल्टोस, लैक्टोस ये फेहलिंग और टालेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं। तो पूछा जा रहा है कि यौगिकों का कौन सा युग्म टालेन अभिकर्मक को के साथ सकारात्मक परीक्षण देता है यानी उसको अपचयित कर देता है? तो वो होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्योंकि ये दोनों मोनोसेकेराइड हैं। सभी मोनोसेकेराइड टालेन और फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं यानी उनके साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित कौन सी शुगर होती है? कौन सा शुगर दूध में उपस्थित होता है? पहले तो शुगर जान लेते हैं और नॉन शुगर, शर्करा और अशर्करा समझ लेते हैं। तो सभी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड या ऑलिगोसेकेराइड समझ लीजिए, इनको शुगर कहा जाता है। ये स्वाद में मीठे होते हैं, जल में जनरली विलेय होते हैं, लेकिन जो नॉन शुगर्स हैं ये जल में विलेय होते हैं और स्वादहीन होते हैं। तो पूछ रहा है कि दूध में कौन सी शुगर उपस्थित होती है? तो दूध में डाइसेकेराइड के रूप में लैक्टोस नाम का या लैक्टोज नाम का शुगर उपस्थित होता है। तो आपका आंसर होगा लैक्टोज। ये लैक्टोज। इनमें से किस शुगर को डेक्सट्रोज कहते हैं? तो ग्लूकोज जो है एक डेक्सट्रोज शुगर है। अब प्रश्न ये उठता है कि डेक्सट्रोज शुगर किसे कहेंगे? वह शुगर अणु या वो शुगर जो विलयन में या क्रिस्टलीन अवस्था में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दे, उसको डेक्सट्रोज शुगर कहते हैं। तो ग्लूकोज एक डेक्सट्रोज शुगर है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया में ग्लूकोज क्या देता है? तो आपको बता दें कि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, यानी ग्लूकोज अणु में 6 कार्बन परमाणुओं की एक चेन पाई जाती है और उसमें एल्डिहाइडिक समूह होता है। तो जब इसकी ब्रोमीन जल से क्रिया कराई जाती है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का जो एल्डिहाइडिक समूह है कार्बन एटम नंबर 1 वो जो है COOH ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीकृत हो जाता है और परिणाम स्वरूप हमको ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ब्रोमीन जल के साथ ग्लूकोज क्या देता है? ग्लूकोनिक अम्ल। यानी ग्लूकोज अणु में जहां CHO ग्रुप होता है कार्बन एटम नंबर 1 पर, अब वो किस में परिवर्तित हो जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH, और वह कहलाता है ग्लूकोनिक अम्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में A और B को पहचानना है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराई गई है और ग्लूकोज की फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, यानी ये दो अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। एक बार ग्लूकोज के एक नमूने की एसिटिक एनहाइड्राइड से, ग्लूकोज के दूसरे नमूने की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराई गई है। तो जब ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराई जाती है तो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बनता है।
और जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो सैकेरिक अम्ल बनता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल से ग्लूकोज की क्रिया कराने पर कार्बन एटम नंबर 1 ग्लूकोज का, जहां CHO ग्रुप, जो CHO ग्रुप के रूप में होता है, और कार्बन एटम नंबर 6 बिल्कुल डाउनवर्ड नीचे CH2OH के रूप में, ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीकृत हो जाते हैं COOH ग्रुप में। यानी कार्बन एटम नंबर 1 और कार्बन एटम नंबर 6 कार्बोक्सिलिक ग्रुप में परिवर्तित हो जाते हैं और दो कार्बोक्सिलिक समूहों से युक्त उस ग्लूकोज अणु को अब क्या कहते हैं, सैकेरिक अम्ल। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से ग्लूकोज की क्रिया कराने पर सैकेरिक अम्ल बनता है और एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराने पर पेंटाएसिटेट। तो अब इसमें हमको छांटना है। देखिए, जब एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराई गई तो ग्लूकोज अणु में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं। तो जहां जहां हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं वहां वहां एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया होती है। तो उन 5 सेंटर्स पर कार्बन एटम नंबर 2 से लेकर कार्बन एटम नंबर 6 तक, यानी कुल 5 जो सेंटर्स हैं कार्बन के रूप में, वहां हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। तो उन 5 जगहों पर एसीटेट समूह जुड़ जाता है। एसीटेट समूह इसको कहते हैं OCOCH3। ये देखिए, यहां पर फार्मूले में हम यहां पर 4 लिखना भूल गए हैं। ये कार्बन एटम नंबर 1 है ग्लूकोज का, ये कार्बन एटम नंबर 6 है और बीच में और 4 कार्बन है। तो यहाँ 4 से ये मल्टीप्लाइड होना चाहिए था, तो 4 छूटा हुआ है, आप बना लीजिएगा। तो ये 4 एसीटेट समूह तो यहां हो गए, ये 5 एसीटेट समूह ये हो गए और छठा एसीटेट समूह यहां हो गया। तो 5 पेंटा एसीटेट बनता है ग्लूकोज। और कार्बन एटम नंबर 1 और कार्बन एटम नंबर 6 दोनों जो है कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कब? जब हम ग्लूकोज की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं और इसको कहते हैं सैकेरिक अम्ल। तो ये बनता है पेंटा एसीटेट और सैकेरिक अम्ल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अभिक्रिया की व्याख्या ग्लूकोज की खुली संरचना द्वारा नहीं हो सकती? तो ध्यान देने की बात है कि ग्लूकोज की 2 ऐसी संरचनाएं हैं, अल्फा और बीटा ग्लूकोज, जिसकी व्याख्या ग्लूकोज की खुली संरचना, यानी जिस संरचना में 6 कार्बन परमाणुओं की एक रिजु श्रृंखला प्रदर्शित की गई होती है, उस खुली संरचना द्वारा ग्लूकोज के अल्फा और बीटा फॉर्म की यानी स्वरूप की व्याख्या नहीं की जा सकती, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया। ग्लूकोज के अल्फा और बीटा फॉर्म की व्याख्या केवल ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी रिंग संरचना से ही हो सकती है। तो आंसर होगा कि ग्लूकोज का अल्फा और बीटा स्वरूप ग्लूकोज की खुली संरचना द्वारा उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ये केवल चक्रीय संरचना, साइक्लिक संरचना जो होती है ग्लूकोज की, उससे हो सकता है। सुक्रोज का जल अपघटन क्या देता है? तो सुक्रोज जो है एक डाइसैकेराइड है, यानी यह 2 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। सुक्रोज का एक अणु ग्लूकोज के एक अणु और फ्रक्टोज के एक अणु से मिलकर बना होता है। तो जब इसका जल अपघटन करेंगे तो सुक्रोज का अणु ग्लूकोज का एक अणु देगा और फ्रक्टोज का भी देगा। तो ये देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये देखिए सुक्रोज का जल अपघटन। इनमें से कौन सा कथन सुक्रोज के संबंध में सही है? तो सही संबंध ये है कि यह जल अपघटन पर विन्यास में उत्क्रमण प्रदर्शित करता है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा आप लोग। ये वाला जो मैंने क्वेश्चन लिया है, इनमें से कौन सा कथन सुक्रोज के संबंध में सही है? सुक्रोज जो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी वह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। लेकिन जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है और जब वो जल अपघटित होकर के बराबर बराबर मात्राओं में ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक मिश्रण प्राप्त होता है जल अपघटन के परिणाम स्वरूप। तो जो ग्लूकोज होता है वह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देता है। लेकिन कितना घुमाता है? 52.5 डिग्री घुमाता है। लेकिन जो फ्रक्टोज बनता है उसमें जल अपघटन के परिणाम स्वरूप, वो जो है समतल ध्रुवित प्रकाश को वाम दिशा में यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 92.2 डिग्री घुमा देता है। तो सुक्रोज तो वैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है यानी दक्षिण ध्रुवण गुणक, लेकिन इसके जल अपघटन के परिणाम स्वरूप ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिश्रण प्राप्त होता है, वो मिश्रण जो है नेट जो है
वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाता है, क्योंकि मिश्रण में जो शुगर है वो प्लेन पोलराइज लाइट को 52.5 डिग्री घुमाता है, जबकि फ्रक्टोज क्या कर देता है 92.2 डिग्री घुमा देता है वाम दिशा में। इसलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ये जो मिश्रण होता है, यह नेट जो है वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। तो वो सुक्रोज जो जल अपघटन के पहले दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, जल अपघटन के परिणाम स्वरूप वो क्या बन जाता है वाम ध्रुवण घूर्णक। तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक सुक्रोज के जल अपघटन के परिणाम स्वरूप प्राप्त विलयन का वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाने की जो घटना है उसको हम विन्यास में उत्क्रमण करते हैं। ये देखिए, ये अब नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन पॉलीसेकेराइड है? तो इनमें से ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है। 3 पॉलीसेकेराइड हैं, उनको जरूर आप जानिए, सुक्रोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च जो है वनस्पतियों में रिजर्व कार्बोहाइड्रेट होता है, आरक्षित कार्बोहाइड्रेट, और ग्लाइकोजन जंतुओं में स्टोर्ड या स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और सेल्यूलोज, जैसा कि आप जानते हैं, वनस्पतियों में पाया जाता है। वनस्पतियों की जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वाल होती है, सेल्यूलोज से बनी होती। तो 3 पॉलीसेकेराइडों के नाम तो जरूर जानिए, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो स्टार्च और सेल्यूलोज जो है वनस्पतियों से संबंधित है और ग्लाइकोजन का संबंध जंतुओं से है। तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, वो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर के लिए रिजर्व ग्लूकोज का कार्य करता है। तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी इमरजेंसी के टाइम में, जैसे आप कहीं किसी एथलेटिक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और खाना पीना नहीं खाए हुए हैं, बढ़िया से भोजन नहीं किए, नाश्ता नहीं किए, तो उस समय आपके बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज ही दे सकता है, लेकिन आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी है। तो हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोरेज रहता है, वही ग्लाइकोजन जो है हमारे लिए ग्लूकोज का स्रोत बनता है, यानी सोर्स साबित होता है। तो ग्लाइकोजन जो है हमारे शरीर में स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है, जो लीवर में स्टोर्ड होता है। सेल्यूलोज पूर्ण जल अपघटन पर क्या देता है? तो ध्यान दीजिए, 3 पॉलीसेकेराइड में नाम लूंगा, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन का जब जल अपघटन करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज अणु वो देते हैं, जबकि सेल्यूलोज का जल अपघटन करने पर बीटा डी ग्लूकोज के अणु बनते हैं। तो पूछा है कि सेल्यूलोज पूर्ण जल अपघटन पर क्या देगा? डी ग्लूकोज। अब इसमें बीटा शब्द अल्फा शब्द है नहीं, तो डी ग्लूकोज सीधे सीधे। वैसे समानता क्या है? सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च तीनों के तीनों जल अपघटन के परिणाम स्वरूप डी ग्लूकोज देते हैं, लेकिन कुछ अर्थों में भिन्नता भी होती है। स्टार्च और ग्लाइकोजन जल अपघटन पर अल्फा डी ग्लूकोज देते हैं, जबकि सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज देता है। तो यहां बीटा अल्फा है नहीं, तो डी ग्लूकोज आपका आंसर ये सही होगा, ये वाला डी ग्लूकोज। अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में निर्मित संश्लेषित नहीं हो सकते। अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होते हैं, यानी कह सकते हैं आप कि प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल अणुओं से होता है। तो 20 अमीनो अम्ल हैं जिन्हें हम इसेंशियल अमीनो अम्ल के अंतर्गत रखते हैं। कुछ अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिन्हें हमारा शरीर नहीं बना सकता, यानी जिनका निर्माण हमारे शरीर में संभव नहीं होता है। तो इन अमीनो अम्लों की आहार में हमारे पूर्ति होनी चाहिए, यानी ये अमीनो अम्ल हमारे लिए आवश्यक होते हैं, इसेंशियल होते हैं। इसलिए उन अमीनो अम्लों को जिन्हें हमारा शरीर नहीं बना सकता, संश्लेषित नहीं कर सकता, उन्हें इसेंशियल अमीनो अम्ल या आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे आहार में कुछ ऐसे पोषक पदार्थ होने आवश्यक हैं जो
उन अमीनो अम्ल की पूर्ति करते हों। तो वे अमीनो अम्ल जिन्हें हमारा शरीर नहीं बना सकता उनको आवश्यक या इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान दीजिए, ऊपर के 3 कथन गलत है, चौथा सही है। तो ये 3 क्यों गलत है? देखिए, रेशेदार प्रोटीन सामान्यतः जल में विलय होते हैं, ये गलत है। रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण हमारा जो बाल है, हेयर, नाखून है, ये रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण है। रेशेदार प्रोटीन जल में अविलय होता है, तो ये गलत है। एल्ब्यूमिन रेशेदार प्रोटीन का एक उदाहरण है, ये गलत है। एल्ब्यूमिन जो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन का उदाहरण है। एल्ब्यूमिन ये रेशेदार नहीं होता, तंतुनुमा नहीं होता, ये ग्लोब्यूलर होता है, तो ये भी गलत है। रेशेदार प्रोटीनों की संरचना हाइड्रोजन बंधों व डाई सल्फाइड बंधों द्वारा सुदृढ़ होती, ये गलत है। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं उनकी संरचना जो है हाइड्रोजन बंध इत्यादि द्वारा सुदृढ़ीकृत होती है, रेशेदार प्रोटीन की नहीं। तो सही क्या है? ये प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना पर पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रता। प्रोटीन जिस मीडियम में होगा हमारे शरीर में, या जिस किसी मीडियम में प्रोटीन रख दिया जाए, तो प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है उस पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का यानी पीएच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पीएच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रोटीन 2 प्रकार की द्वितीयक संरचना, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट संरचना प्रदर्शित करता है। जो अल्फा हेलिक्स संरचना होती है प्रोटीन की, उसमें प्रोटीन की कुंडलित संरचना ऐसे होती है, हेलिक्स की तरह से ऐसे, और इस अल्फा हेलिकल संरचना को हाइड्रोजन बंध जो है स्टेबल बनाता है, अस्थाई बनाता है। तो पूछ रहा है कि इस प्रोटीन के द्वितीयक संरचना का जो अल्फा स्वरूप है, अल्फा हेलिक्स, वो कैसे अस्थायीकृत होता है, यानी सुदृढ़ होता है, उसमें मजबूती कैसे आती है? तो उसको मजबूती प्रदान करने में अल्फा हेलिक्स संरचना को हाइड्रोजन बंध जो है सहायक होते हैं। हाइड्रोजन बंध, इसको याद रखिए। एंजाइम हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सब प्रोटीन होते हैं। तो प्रश्न आ गया कि एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो है खास तरह के प्रोटीन होते हैं, उत्तर आपका प्रोटीन होगा। एंजाइम जो है अब एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम कुछ खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो जीवधारियों के शरीर में होने वाली कुछ खास जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, यानी उनको सुगम बनाते हैं, उनको आसान बनाने का कार्य करते हैं, और ये प्रोटीन होते हैं। निम्न में समानता को पूर्ण करना है। अब देखिए, इधर एक समानता को दर्शाया गया और इधर दूध के फटने की घटना, दूध का फटना किस घटना से जुड़ा हुआ है, तो उस घटना को यहां ए लिखा हुआ है तो उसको लिखना है। और प्रोटीन की जो अल्फा हेलिक्स संरचना होती है उसका प्रोटीन की प्राथमिक संरचना से संबंध है या प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से, तो उसके लिए बी लिखा है। तो दूध का जो फटना होता है ये वास्तव में दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के विकृत हो जाने के कारण, यानी जब प्रोटीन अपना मूल स्वरूप खो देता है तो हम कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण हो गया है। तो जब दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है तभी हम कहते हैं कि दूध फट गया। तो यहां लिखेंगे विकृत प्रोटीन, और अल्फा हेलिक्स का संबंध प्रोटीन की द्वितीयक संरचना यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर से। तो बी की जगह हम लिखेंगे द्वितीयक संरचना, तो आपका उत्तर डी होगा। ए की जगह विकृत प्रोटीन और बी की जगह द्वितीयक संरचना। इनमें से कौन सा अम्ल एक विटामिन है? तो अम्लों विटामिन के बारे में बता दें कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एक समूह है। इसमें जो विटामिन बी है यह कई तरह के विटामिनों का एक फैमिली है, जिसमें विटामिन B1 आता है, विटामिन B2 आता है, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन 12। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। इसकी अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नामक रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो विटामिन ए की कमी न हो हमारे शरीर में, इसके लिए विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है वो हमें अपने आहार में लेना चाहिए नियमित, जैसे मछली है, गाजर है, दूध है, ये हमें लेना चाहिए।
विटामिन बी एक फैमिली है कई विटामिनों की, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B12। तो विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं, अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमें बेरी नामक रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं। विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, इसकी अगर कमी हो जाए तो हमारी जो त्वचा है इसमें क्रैकिंग, त्वचा फटने लगती है, ये होने लगता है। विटामिन B6 जिसका नाम है रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन, अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारा जो मांसी टिश्यू उसमें सूजन आने लगता है, चमड़ी में सूजन आने लगेगा। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, इसकी कमी हो जाए तो हानिकारक रक्त अल्पता यानी ब्लड की कमी होने लगती है और वो खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है विटामिन B12 की कमी से। तो अब विटामिन सी की बात आती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और सभी विटामिनों में मात्र एक यही ऐसा विटामिन है जो एक अम्ल है जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अब विटामिन बी सी की चर्चा हो जाए। विटामिन बी और सी जल में विलेय है, लेकिन अन्य विटामिन जल में विलेय ना होकर वसा में यानी फैट में विलेय है। तो इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, हमारे मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। अब विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, याद रखिए हड्डियों से संबंध है, हड्डियों में हमारी कैल्शियम भी होता है, तो जो कैल्सीफेरॉल है कैल्शियम से जोड़ के इस नाम को याद रखिए। विटामिन डी, इसकी कमी से सूखा रोग, रिकेट्स, शरीर सूखा सूखा लगेगा, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई जिसका नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल यह बंध्यता रोग रोधी विटामिन है। अगर विटामिन ई की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो जनन क्षमता घट जाती है। और विटामिन के जिसका नाम फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन है, इस विटामिन के की अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में तो रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। कहीं अगर घाव लग गया, कट लग गया तो रक्त का जो स्राव है, रक्त का बहना वो नहीं रुकेगा, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है जो कि रक्त का थक्का बनने में सहायक। तो यहाँ पूछा है इनमें से कौन सा अम्ल एक विटामिन है, तो स्पष्ट है एस्कॉर्बिक अम्ल जो है एक विटामिन है जिसे विटामिन सी के नाम से जाना जाता है और ये जल में विलेय है। किसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं, तो विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन नाम से जानते हैं। पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम विटामिन B6 का, इसकी अगर कमी हो जाए तो हमारी त्वचा जो है या हमारी चमड़ी जो है फूल जाती है, उसमें सूजन आने लगता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, जिसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है, थायमीन। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का संबंध आरएनए और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ से है और न्यूक्लिक अम्ल वास्तव में ये बहुलक होते हैं। बहुलक का मतलब होता है बृहद अणुभार वाला अणु, जो बहुत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर, सिंपल मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल नाम का जो बहुलक होता है, बृहद अणुभार वाला अणु, यह जो है न्यूक्लियोटाइड्स नाम के छोटे छोटे अणुओं यानी सिंपल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, याद रखिए। अब देखिए आरएनए और डीएनए में भेद, आरएनए और डीएनए में अंतर को लेकर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आरएनए और डीएनए में दोनों में 4 क्षारक पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी बेस क्षारक पदार्थ। उन चारों में 3 तो ऐसे होते हैं जो दोनों में कॉमन है, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये 3 क्षारक हैं जो आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये दोनों में होता है, आरएनए और डीएनए में। भेद जो है एक चौथे क्षारक से होता है। डीएनए में जो भेदकारी क्षारक है वो थायमिन होता है, डीएनए में पाया जाता है थायमिन, जो आरएनए में नहीं पाया जाता। और आरएनए में जो चौथा क्षारक पाया जाता है वो है यूरेसिल, जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो इसको आप रखिएगा ध्यान। तो वो क्षारक जो डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता है, वो है थायमिन, ये थायमिन।
न्यूक्लियोसाइड्स जिनसे बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स जो है एक नाइट्रोजनी क्षारक और एक पेंटोज सुगर से मिलकर बना होता है। पेंटोज सुगर का मतलब वो सुगर अणु जिसमें 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है, 5 कार्बन परमाणुओं की चेन होती है, पेंटोज सुगर होता है। और एक नाइट्रोजनी क्षारक यानी बेस होता है न्यूक्लियोसाइड्स में। और न्यूक्लियोसाइड्स अगेन किसके बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के, नहीं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। अब ये सुमेलित करने का है तो ध्यान दीजिए, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल एक खास तरह के आयन के रूप में विलयन में या मीडियम में होते हैं, जिनको ज्विटर आयन कहा जाता है। अल्फा अमीनो अम्ल या अमीनो अम्ल जो भी हो, अमीनो अम्ल ज्विटर आयन प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो ज्विटर आयन हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन अमीनो अम्ल का संबंध ज्विटर आयन से है। इंसुलिन एक एंजाइम है या हार्मोन हो चाहे एंजाइम, ये एक खास तरह के प्रोटीन होते हैं। तो इंसुलिन जो कि हमारे अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है, ये शुगर के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो शुगर का लेवल घटता नहीं हमारे शरीर में, और कहा जाता है कि शुगर की बीमारी हो गई। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। हार्मोन भी अगर होता तो वो भी एक प्रोटीन होता है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, यानी इंसुलिन। और थायमिन जो है आपका डीएनए में क्षारक होता है, जो आरएनए में नहीं होता। तो आप इसको सुमेलित कर लीजिए। और ये जो फास्फोडाइएस्टर बंध है, इसका संबंध सीधे सीधे न्यूक्लिक अम्ल से है। न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। आरएनए में मौजूद क्षारक कौन है? तो अभी मैंने बताया कि आरएनए में और डीएनए में 3 ऐसे क्षारक होते हैं जो कॉमन होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। आरएनए और डीएनए दोनों में होते हैं, लेकिन जो चौथा क्षारक होता है इन दोनों में, वो अलग भिन्न भिन्न होता है। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल। तो ये देखिए, आरएनए में मौजूद क्षारक है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये 3 तो डीएनए में भी होंगे, ये तीनों, ये, लेकिन डीएनए में चौथा थाइमिन होगा, जबकि आरएनए में यूरेसिल। अब हम कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये देख लीजिए। कल हम वेरी शॉर्ट आंसर लेकर आएंगे। यहां एक क्वेश्चन है, देखिए कि स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च का अगर जल अपघटन किया जाए तो यह डायरेक्टली माल्टोस नाम के डाइसेकेराइड में जल अपघटित होता है। और माल्टोस का अगेन यानी पुनः जो है माल्टेस नाम के एंजाइम के प्रभाव में ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज अणुओं में जल अपघटन होता है। तो स्टार्च का अगर संपूर्ण जल अपघटन कहा जाए तो प्रश्न ये बनेगा कि स्टार्च के संपूर्ण जल अपघटन से क्या बनता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन केवल प्रश्न ऐसा आ गया कि स्टार्च का जल अपघटन होने पर वो क्या देता है, तो माल्टोस नाम का डाइसेकेराइड देता है, और ये माल्टोस फिर जल अपघटित होकर अल्फा डी ग्लूकोज देता है। तो माल्टोस आपका आंसर सही है। ये देखिए ग्लूकोज दिया है, ये ग्लूकोज से एथेनॉल यानी अल्कोहल कैसे बनाई जाती है। तो ग्लूकोज से अल्कोहल बनने की जो अनाक्सी प्रक्रिया है, जिसमें यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, खमीर का, यीस्ट द्वारा जाइमेज नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है। वो जाइमेज नाम का जो एंजाइम है वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, जाइमेज। तो ये यहां पर केवल ये पूछा है कि ग्लूकोज से अल्कोहल बनने की जो प्रक्रिया है वो अपचयन की प्रक्रिया है या ऑक्सीकरण की। तो ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, लेकिन ये ऑक्सीकरण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कहीं से भी बाहर से ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए इसको अनाक्सी ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं।
और ये जाइमेज नाम के एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। अब देखिए, शरीर में आरक्षित ग्लूकोज, हमारे शरीर में आरक्षित ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट, यानी हमारे शरीर के लिए इमरजेंसी के टाइम में ग्लूकोज की पूर्ति का जो स्रोत होता है वो हमारे लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है। तो ग्लाइकोजन आपका उत्तर सही होगा, और ये एक पॉलीसेकेराइड है। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज में केवल एक ही प्राथमिक एल्कोहल होता है। कार्बन एटम नंबर जो 6 होता है ग्लूकोज अणु का, उससे जुड़ा हुआ जो एल्काहलिक समूह है वो प्राथमिक एल्काहलिक समूह होता है। वैसे तो ग्लूकोज अणु में कुल 5 हाइड्रॉक्सिल यानी 5 एल्काहलिक समूह होते हैं, लेकिन 5 एल्काहलिक समूहों में छठे कार्बन से जो एल्काहलिक समूह जुड़ा होता है वो प्राथमिक होता है। यानी उत्तर होगा केवल एक ही प्राथमिक एल्काहलिक समूह होता है ग्लूकोज में, ये एक होगा, मात्र एक। अब निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है? मोनोसेकेराइड का मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित नहीं होते, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो और सिंपल मॉलिक्यूल में जल अपघटित नहीं होते, जिनके जल अपघटन से हमको फर्दर या पुनः जो है सिंपल मोनोसेकेराइड अणु नहीं प्राप्त होते, या वो कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन होता ही नहीं है, जो जल अपघटित नहीं होते, उनको मोनोसेकेराइड कहते हैं। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है? फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ये सब मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। फ्रक्टोज होगा आंसर। इनुलिन, इनुलिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन से केवल फ्रक्टोज के अणु यानी मोनोसेकेराइड के रूप में केवल फ्रक्टोज प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। यानी इनुलिन का जल अपघटन फ्रक्टोज देता है, फ्रक्टोज या फ्रक्टोज कह सकते हैं। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड होता है। अब पॉलीपेप्टाइड को समझ लीजिए, जब असंख्य अमीनो अम्ल अणु आपस में आबद्धित होते हैं एक खास प्रकार के रासायनिक बंध द्वारा, जिसको पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि प्रोटीनों में कौन सा रासायनिक बंध पाया जाता है, तो आपको बताना होगा पेप्टाइड बंध। और जब पेप्टाइड बंधों द्वारा असंख्य अमीनो अम्ल अणु जुड़ जाते हैं आपस में, तो उस बृहद आकार के अणु को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉली का संबंध ही बहुवचन संकेतक है। पॉली जो है बहुवचन संकेतक, यानी जब बहुत अधिक संख्या में अमीनो अम्ल अणु एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा। तो प्रोटीन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड होता है। पेप्टाइड जल अपघटन पर क्या देगा? अमीनो अम्ल, क्योंकि पेप्टाइड अमीनो अम्ल अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और पेप्टाइड में पेप्टाइड नामक एक रासायनिक बंध होता है जो अमीनो अम्ल अणुओं को आपस में आबद्धित कर देता है, बांध देता है या बांधे रखता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम, लार में टायलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जिसका संबंध प्रोटीन के पाचन से है। हमारी लार में टायलिन नाम का। और यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है? तो पेप्सिन का संबंध भी प्रोटीन के जल अपघटन से है, लेकिन यह घटना हमारे आमाशय में या स्टमक में घटित होती है, जबकि टायलिन नामक जो एंजाइम है वो हमारी लार में पाया जाता है, और टायलिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन का जो जल अपघटन है या डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, उसकी क्रिया हमारे माउथ कैविटी में ही शुरू हो जाती है। क्योंकि लार जो है हमारे माउथ में जो लार बनता है वो हम जो आहार लेते हैं उसमें बढ़िया तरह से मिक्स हो जाता है, और जब मिक्स हो जाता है तो लार में जो टायलिन नाम का एंजाइम होता है वो प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। प्रोटीनों में दो प्रकार की द्वितीयक संरचनाएं होती हैं, अल्फा हेलिक्स संरचना और बीटा प्लीटेड शीट संरचना। तो अल्फा हेलिक्स जो संरचना होती है वो ऐसे कुंडलित होती है। तो इस कुंडलित संरचना को मजबूती देने में हाइड्रोजन बंध सहायक होता है। तो वही प्रश्न पूछा है कि जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का जो अल्फा स्वरूप है, अल्फा हेलिक्स स्वरूप, उसको स्टेबलाइज करने में, उसको मजबूती प्रदान करने में कौन सहायक होता है? तो हाइड्रोजन बंध।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आंसर होगा आपका। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए का बढ़िया जो स्रोत होगा वो फिश होगा, एग होगा, मिल्क होगा, गाजर हो सकता है। इसकी कमी हो जाए तो हमें रतौंधी हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस। शाम होते ही हमें क्लियर जो है विजन हमारे पास नहीं होगा, हम सब कुछ स्पष्ट नहीं देख पाएंगे शाम होते ही। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल का संबंध सीधे सीधे आनुवंशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए से होता है। तो न्यूक्लियोटाइड से ये मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के लिए उत्तरदायी है? यानी किस विटामिन की कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग हो जाएगा? विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, और यह एकमात्र विटामिन है, विटामिन सी, जो एक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल। बंध्यता रोधी विटामिन यानी बाझपन को, निसंतानता, बाझपन को रोकने में सहायक जो विटामिन है वो है विटामिन ई, टोकोफिरॉल। अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो जनन क्षमता घट जाती है, रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है रिप्रोडक्शन की, जनन की, वो घट जाएगी। मोनोसेकेराइड का उदाहरण इसमें पूछा है। या डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता? तो डीएनए और आरएनए में अंतर यह है कि डीएनए आरएनए में 3 क्षारक ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तो दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन एक चौथा क्षारक होता है जैसे थाइमिन, वो डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता है। और आरएनए में यूरेसिल होता है जो डीएनए में नहीं होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थाइमिन है। अगर इस विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हम बेरी नामक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इनमें से कौन मोनोसेकेराइड है? तो वो है ग्लूकोज। फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड है। तो ग्लूकोज दिया है तो ग्लूकोज सही है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंघा नामक रोग होता है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारा ये जो थायराइड ग्लैंड है इसकी फंक्शनिंग बढ़ जाती है, ये ज्यादा वर्क करने लगता है टू प्रोड्यूस आयोडीन। तो ज्यादा वर्क करने से, ज्यादा फंक्शनिंग से ये स्वेल कर जाता है, और जब स्वेल कर जाता है तो जो रोग होता है उसको हम घेंघा रोग कहते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है? तो मात्र एक विटामिन है, विटामिन सी, जो एक अम्ल है जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एक विटामिन, वो है विटामिन सी। इनमें कौन डाइसेकेराइड है? तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है मोनोसेकेराइड है, जाइलोस भी मोनोसेकेराइड, सुक्रोज जो है डाइसेकेराइड है, क्योंकि जल अपघटन पर ये एक अणु ग्लूकोज का देता है और एक फ्रक्टोज का। सबसे मीठी शर्करा कौन है? अब शर्करा क्या होती है? शुगर, इसको समझ लो। मोनोसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब जो जल अपघटित नहीं होते, और ऑलिगोसेकेराइड का मतलब जो जल अपघटित होकर 2 से लेकर 10 की संख्या में सिंपल मोनोसेकेराइड अणु देते हैं। तो मोनोसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड सामान्यतः स्वाद में मीठे होते हैं, जल में विलेय होते हैं। लेकिन इनमें से पूछ रहा है कि, और इनको शुगर कहते हैं, मोनोसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड, ये स्वाद में मीठे होते हैं इसलिए इनको शर्करा यानी शुगर कहा जाता है, और ये जल में विलेय होते हैं। लेकिन इनमें सबसे जो मीठा होता है वो होता है फ्रक्टोस। फ्रक्टोस का संबंध सीधे सीधे मीठे फलों से होता है, और शहद में भी फ्रक्टोस पर्याप्त पाया जाता है। तो सर्वाधिक स्वीटनेस के लिए जो उत्तरदायी है वो है फ्रक्टोस। सबसे मीठा जो शुगर होता है, स्वीटनेस में जो सबसे अधिक इफेक्टिव होता है शुगर, वो है फ्रक्टोस। तो आपका होगा फ्रक्टोस। यौगिकों का युग्म बताना है जो टालेन अभिकर्मक के साथ पॉजिटिव परीक्षण देता है। तो ध्यान दीजिए, टालेन और फेलिंग अभिकर्मक के साथ जो प्रश्न बनता है वो ये है कि आप जान लीजिए कि सभी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में सुक्रोज को छोड़कर अन्य जितने भी डाइसेकेराइड हैं वो और मोनोसेकेराइड फेलिंग और टालेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, यानी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं।
लेकिन सुक्रोज जो है पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, यानी वह फेलिंग और टालेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर देता है। तो चूंकि मोनोसेकेराइड और सुक्रोज को छोड़कर अन्य जो डाइसेकेराइड है वो टालेन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, इसलिए इन शुगर्स को अपचायी शर्करा कहते हैं। तो सभी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड को छोड़कर, सुक्रोज को छोड़कर अन्य जो डाइसेकेराइड है इनको अपचायी शर्करा कहते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन अपचायी शर्करा नहीं है, और अगर विकल्प में सुक्रोज है तो सुक्रोज जो है अपचायी शर्करा नहीं है। और पॉलीसेकेराइड भी अपचायी नहीं होते, पॉलीसेकेराइड भी अपचायी नहीं होते। केवल मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइडों में सुक्रोज को छोड़कर अन्य जितने भी डाइसेकेराइड वो जो है अपचायी होते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो पेयर है, युग्म है, यह अपचायी शर्करा है, यानी ये टालेन और फेलिंग अभिकर्मक दोनों को अपचयित कर देता है, रिड्यूस कर देता है। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी है? दूध में एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, शुगर, उसको लैक्टोज के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज या एल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक से क्रिया करके बनाता है क्या? सिल्वर दर्पण। ध्यान दीजिएगा, अगर ग्लूकोज का अणु हो चाहे कोई एल्डिहाइड हो तो वह टालेन अभिकर्मक को अपचयित कर देगा, और टालेन अभिकर्मक के अपचयन के परिणाम स्वरूप सिल्वर प्रोड्यूस होता है, जिसको रजत दर्पण कहते हैं या सिल्वर मिरर। इसको जरूर याद रखिए। ग्लूकोज हो चाहे कोई अन्य एल्डिहाइड, जब उसकी टालेन अभिकर्मक से क्रिया कराई जाएगी तो ग्लूकोज या जो एल्डिहाइड है वो टालेन अभिकर्मक को अपचयित कर देगा, और टालेन अभिकर्मक के अपचयन के परिणाम स्वरूप सिल्वर यानी चांदी प्रोड्यूस होती है, जिसको सिल्वर मिरर कहते हैं, रजत दर्पण। अमीनो निम्न के निर्माण की इकाई है। अमीनो अम्लों से किस बहुलक का निर्माण होता है? प्रोटीन का, पॉलीपेप्टाइड का। तो यहाँ प्रोटीन लिखा हुआ है, उत्तर आपका प्रोटीन होगा। प्रोटीन जो है अमीनो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यौगिकों का ये युग्म बता ही दिया। दूध में लैक्टोज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक जो है डीएनए में नहीं होता है? तो आप जानते हैं कि यूरेसिल नाम का क्षारक आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। तो यूरेसिल आपका उत्तर होगा। विटामिन, किस विटामिन की कमी से रक्तौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से, रेटिनॉल जिसका रासायनिक नाम है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम? जाइमेज नाम का एंजाइम। जाइमेज नाम का एक एंजाइम है जो यीस्ट द्वारा या खमीर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और खमीर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला जो जाइमेज नाम का एंजाइम है वो ग्लूकोज को अल्कोहल में ऑक्सीकृत कर देता है, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। तो जाइमेज नाम एंजाइम है। अब ये है कुछ और क्वेश्चन। निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेटों में कौन सा जल अपघटन पर केवल ग्लूकोज देता है? तो स्टार्च है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज। तो यहां देखिए, सुक्रोज और लैक्टोज जो है आपके डाइसेकेराइड हैं, और ये फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है। स्टार्च जो है जब जल अपघटित होता है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, यह केवल ग्लूकोज अणु देता है जल अपघटन पर। और निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो विटामिन सी और विटामिन बी दोनों जल में विलेय हैं, बाकी अन्य विटामिन वसा में विलेय हैं। तो चूंकि ऑप्शन में विटामिन सी है तो यही उत्तर सही होगा। ग्लूकोज की वलीय संरचना एनोमरी कार्बन। ग्लूकोज अणु की जो चक्रीय संरचना होती है, पाइरेनोज स्ट्रक्चर, उसमें कार्बन एटम नंबर जो 1 होता है ग्लूकोज अणु का, वहां विन्यास में परिवर्तन देखने को मिलता है। वहां विन्यास परिवर्तित होता है, और इस घटना को एनोमराइजेशन कहते हैं, और उस कार्बन एटम नंबर 1 को एनोमरिक कार्बन कहते हैं। तो ये जो है कार्बन एटम नंबर 1 से जुड़ी घटना है, एनोमराइजेशन। वह विटामिन जो रक्त का थक्का जमने में सहायक है वो है विटामिन के। प्रोटीनों की कुंडलित संरचना को कौन स्टेबलाइज करता है, मजबूती प्रदान करता है? वो है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इतने हो गए। अब कल हम आएंगे वीडियो में वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लेकर के।